Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are covering microeconomics. Microeconomics में हमने लॉ ऑफ डिमांड को कवर किया एंड टुडेज टॉपिक इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करने से पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा लॉ ऑफ डिमांड को लेके कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया द लॉ ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स रेफर टू द रिलेशन between the price of a good and the quantity of a good that consumer will be willing and able to purchase various price. मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी में एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. लॉ ऑफ डिमांड को हम सबसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं. अगर लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होता है, और इसमें एक इनवर्स एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. और इसके अगर अपोजिट साइड को लेके चले तो इसके एक डिफरेंट चीज को लेके चले तो उसमें हमने अजम्पशंस की बात करी थी या फैक्टर्स की बात करी थी. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम अदर फैक्टर जो है उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं. अदर फैक्टर्स मींस अगर मैं बात करूं रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, टैक्सेशन हो गया, ये सब हम इन लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट लेके चलते हैं और सिर्फ हम जो रिलेशन देखते हैं वो प्राइस एंड क्वांटिटी में देखते हैं. तो आज जो मेन हम कवर करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे केसेस है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे गुड्स जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं होता है, वो हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब किसी चीज की अपवाद जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. तो लॉ ऑफ डिमांड में अपने डेफिनेशन देखी कि प्राइस एंड गुड्स के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एंड सेटेरियस पेरिबस को फॉलो करते हुए, यानी अदर अजम्पशंस को फॉलो करते हुए. एक बार हम ये सिचुएशन देख लेते हैं. दो सिचुएशन है हमारे पास स्टूडेंट्स. फर्स्ट सिचुएशन है कि प्राइस अगर आपके ज्यादा हो रहे हैं, प्राइस आपके गोज अप यानी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी लॉ ऑफ डिमांड में. एंड सेकंड सिचुएशन हमने देखी कि हमारे प्राइस जब कम हो रहे हैं, व्हेन प्राइस गोज डाउन, तब हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है. तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी लॉ ऑफ डिमांड की. एंड अदर फैक्टर को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. अदर किसी भी फैक्टर में हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं. ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था. बेसिकली आज जो हम कवर करने वाले हैं, व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, वो है हमारा एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस में मैंने आपको बताया एक्सेप्शन वो चीज होती है जो बेसिकली किसी गुड्स या सिचुएशन पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती है. फर्स्ट है गिवन गुड्स, वेबलेंट गुड्स, फ्यूचर प्राइस अगर किसी गुड्स के चेंज हो रहा है, इग्नोरेंस की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, या चेंज इन फैशन एंड ट्रस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड नेसेसिटी की बात करें, या बैकग्राउंड इफेक्ट की बात करें. इन ये जो केसेस हैं, ये जो गुड्स हैं या ये जो कंडीशंस हैं, ये सिचुएशंस हैं, इस पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है गिवन गुड्स. गिवन गुड्स क्या होते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो गिवन गुड्स एक टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं. गिवन गुड्स क्या होते हैं, एक तरह से इंफीरियर गुड्स होते हैं, एक लो कैटेगरी के गुड्स होते हैं जिसमें कुछ डिमांड इंक्रीजेस विद द प्राइस इंक्रीजेस. क्या पढ़ा हमने बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में, हमने क्या पढ़ा, एक तरफ हम लेके चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड और एक तरफ लेके चलते हैं एक्सेप्शंस. समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या किया कि प्राइस अगर आपके इंक्रीज होंगे तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था. लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सेप्शन लिया जो कि है हमारा गिवन गुड्स. और गिवन गुड्स में क्या है, गिवन गुड्स की फर्स्ट लाइन में बोल दिया इन्होंने कि अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहाँ ये चीज प्रूफ हो गई कि इसके बीच में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है और यहाँ एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. आइए एक बार डेफिनेशन देते हैं. गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस. अगर किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज जाती है. क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे सर मैं आपको एग्जांपल लेके चलती हूँ. सपोज अगर हम बात करें किसी सपोज द मिनिमम मंथली कंजम्पशन फॉर द फूड ग्रेन, यानी अगर मैं बात करूं कि आपको 30 kg आपका मिनिमम फूड ग्रेन कंजम्पशन है, कितना है, 30 किलो आपको चाहिए अपना मंथली कंजम्पशन के लिए. जिसमें अगर मैं बात करूं
तो मैं 20 केजी बाजरा परचेज कर रही हूँ, यानी गिफन गुड्स का जो एग्जांपल है वो है बाजरा, एंड 10 केजी हम लोग राइस परचेज करें। क्या देखा स्टूडेंट हमने कि 20 किलो तो हमने बाजरा यानी 20 केजी हमने बाजरा परचेज किया जो कि एक इंफीरियर गुड्स है, और 10 केजी हमने राइस परचेज किया जो कि एक सुपीरियर गुड्स है, यानी एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स है। क्या था हमारा 20 केजी हमारा बाजरा एंड 10 केजी हमारा राइस, हमारा राइस। स्टूडेंट अगर हम इनके सेलिंग प्राइस की बात करें तो बाजरा है हमारा 5 रुपीज पर केजी, तो टोटल हमारा 100 रुपीज हमने यहाँ स्पेंड कर दिया, 100 रुपीज हमारे यहाँ पे खर्च हो गए, क्योंकि ये प्राइस कितना है इसका 5 रुपया, 5 रुपीज का प्राइस है, और हमने 20 केजी हमने बाजरा परचेज कर लिया। एंड अगर राइस के प्राइस की बात करूं तो उसका प्राइस है 10, यानी 100 रुपीज हमने यहाँ पे सुपीरियर गुड्स को परचेज में करने में स्पेंड कर दिया, यानी टोटल हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, कितने रुपए स्पेंड हो गए, 200 रुपीज हमारे स्पेंड हो गए। आगे देखिए, अगर सपोज द प्राइस ऑफ द बाजरा, यहाँ पे ये राइस आएगा, अगर ये प्राइस ऑफ द बाजरा आपके राइस हो जाते हैं, कितने रुपीज हो गए, ये 5 से कितने रुपीज हो गए 6। हमारा मंथली कंजम्पशन कितना है इसको आप याद रख के चलना, हमारा मंथली कंजम्पशन कितना है 30 केजी, यानी हम एक महीने में जो कंजम्पशन करते हैं फूड ग्रेन्स का वो है 30 केजी। तो हमारे क्या हुआ, बाजरा की प्राइस क्या हो गया स्टूडेंट्स, राइस हो गए। तो हमने जैसे हमारे बाजरा की प्राइस राइस हुए तो हमने क्या किया कि हाउस होल्ड विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ द राइस, यानी हमने अपने राइस के कंजम्पशन को कम कर दिया। हम पहले 10 किलो राइस दे रहे थे, अब हमने कितना 5 केजी, हम केजी की बात कर रहे हैं, ये प्राइस की बात है, यहाँ पे केजी की बात कर रहे हैं, हमने राइस के ले लिया 5 केजी, तो अब हमने बाजरा कितना कर दिया 25 केजी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब स्टूडेंट क्या हो रहा था, जब हमारा प्राइस 5 रुपीज था तो हम 20 केजी बाय कर रहे थे बाजरा, प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए, प्राइस क्या हो गए हमारे इंक्रीज हो गए, तो हमने कंजम्पशन को भी क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, क्योंकि टोटल हमें कितना परचेज करना है 30 केजी। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मैं गिफन गुड्स की, तो गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जब किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में हम जो हैवी गुड्स है वो परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनकम क्या है लिमिटेड है। ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें प्राइस एंड गुड्स के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वैसे अगर मैंने लॉ ऑफ डिमांड की बात बताई, देखिए स्टूडेंट जब भी आप एक्सेप्शन करें तो एक तरफ आप अपने लॉ ऑफ डिमांड का रूल लिख लें कि किसका क्या रूल है, और उसके अपोजिट साइड में आप अपने एक्सेप्शन का भी रूल लिख लें। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा कि प्राइस एंड क्वांटिटी में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं गिफन गुड्स की बात करूं, तो उनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमें क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी होती है। नेक्स्ट है वैबलन गुड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वैबलन गुड्स, या कुछ बुक्स में या कुछ ऑथर्स इसे आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू भी कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू बोलते हैं। कुछ लोग इसको स्नोब अपील्स भी बोलते हैं, स्नोब अपील भी बोलते हैं, कुछ इसको आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज गुड्स वो गुड्स होते हैं विच अट्रैक्ट द कस्टमर या पीपल्स अट्रैक्शन। ऐसे गुड्स जिसमें आप अपनी अटेंशन दिखाना चाहते हैं, आप अपना अट्रैक्शन दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैवी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं या हम ये हैवी गुड्स यूज कर रहे हैं, जो कि रिच पीपल्स करते हैं, जैसे लाइक डायमंड्स हो गया या महंगी जो कार होती है वो लोग। यानी कुछ लोग की ऐसी सोच होती है कि हम जितना महंगा या जितना कॉस्टली हम चीज खरीदेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो हम एक बात करें, ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, कि लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय द इकोनॉमिक्स। इन्होंने वो बोलते हैं कि वैबलन इफेक्ट वो होता है जिसमें हम कंस्पिक्शियस कंजम्पशन करते हैं। कंस्पिक्शियस कंजम्पशन क्या होता है, जिसमें सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल इसको यूज करते हैं who measure the utility of the commodity purely by its price। इसमें क्या होता है, which means they think the higher the price, अगर किसी गुड्स के प्राइस ज्यादा होंगे और सर्विसेज क्या होगी आपको बेटर मिलेगी, वो गुड्स ज्यादा अच्छे होंगे। अगर किसी पर्सन की सोच होती है, किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जो जितना महंगा मिलेगा, जो चीज जितनी महंगी होगी, जितनी कॉस्टली होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। आइए एक बार फिर से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या था हमारा, अगर किसी गुड्स के प्राइस ज्यादा होंगे तो हम उसकी क्वांटिटी कम बाय करेंगे, लेकिन यहां अगर मैं वैबलन इफेक्ट की बात करूं,
वेबलन की आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज गुड्स की बात करूं, यानी वेबलन की बात करूं, तो इसको यूज करने वाले कंज्यूमर वेट करते हैं कि कब हमारे प्राइस ज्यादा हो तो हम ज्यादा क्वांटिटी बाय करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आईफोन की बात करती हूँ। आईफोन जो लोग यूज करते हैं या आईफोन का जो लोग कंजम्पशन करते हैं वो लोग इस चीज का वेट करते हैं कि कब आईफोन की प्राइस ज्यादा हो या कब आईफोन का एक नया मॉडल आए ताकि हम उसको यूज कर पाए। यानी वो प्राइस इंक्रीज होने का वेट कर रहे हैं, डिक्रीज होने का वेट नहीं कर रहे हैं। स्नोब इफेक्ट की बात करूं, स्नोब इफेक्ट भी इसकी जैसा मिलता जुलता ही है। एक बैकबोन इफेक्ट होता है, स्नोब इफेक्ट होता है। पहले अभी हम स्नोब इफेक्ट देख लेते हैं। स्नोब इफेक्ट में मतलब होता है कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी भी होती है, वो लोग सोचते हैं अगर सबने यूज कर लिया तो मुझे ये यूज नहीं करना। अगर सबके पास ये चीज है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सपोज आईफोन, मैं आपको एंड्रॉइड फोन की बात करूं तो एंड्रॉइड फोन सबके पास है, तो उनको लगता नहीं एंड्रॉइड फोन सबके पास है तो मुझे वो फोन यूज नहीं करना। तो स्टूडेंट्स है ये वेबलन इफेक्ट, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड स्नोब इफेक्ट एक ही चीज है, लेकिन स्नोब इफेक्ट ये बताता है कि अगर सबके पास कोई चीज है ना तो मुझे वो यूज नहीं करनी है, मुझे कॉमन चीज लेनी नहीं है। स्नोब अपील भी वही बताता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, यानी मुझे एक समाज में, एक सोसाइटी में अलग तरीके से दिखना है और उस अलग तरह को दिखने के लिए हम प्राइसेस ज्यादा पे करते हैं क्योंकि हमें एक अलग इफेक्ट दिखाना है, एक लग्जरियस इफेक्ट दिखाना है। ये वेबलन इफेक्ट है। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा गिवन गुड्स, जिसमें अगर प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो हम ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी वेबलन की बात करें, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस की बात करें, तो ये स्नोब इफेक्ट की बात करें तो ये भी ये होता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस ज्यादा होता है तो कंज्यूमर को ज्यादा परचेस करता है। उसकी एक मेंटालिटी, एक सोच ऐसी होती है कि प्राइस जितने ज्यादा होंगे क्वालिटी उतनी बेटर होगी। इसका एग्जांपल है डायमंड, और रिच क्लास इसको ज्यादा परचेज करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक हायर प्रेस्टिजियस वैल्यू शो करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस की ये एक्सपेक्टेशंस है कि वो इंक्रीज होने वाली है। व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी लाइक टू बी फर्दर इंक्रीज, अगर किसी गुड्स को लगता है, अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि फर्दर प्राइसेस और इंक्रीज होने वाले हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो क्या करता है, करंट में अगर थोड़ा सा महंगा प्राइस में मिलता है तो उसको बाय करने के लिए डेस्परेट हो जाता है कि उसको परचेज करना चाहिए तो वो क्या करता है, हायर प्राइस पर भी, अगर करंट में थोड़ा सा भी हायर प्राइस मिलता है तो वो उसको ज्यादा उसको बाय कर लेता है। यानी प्राइस ज्यादा है तो भी वो क्वांटिटी ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि कोरोना की वैक्सीन के ऊपर, एक बार फिर से वो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की वैक्सीन की जो प्राइस चल रहा है वो है 300 रुपीज। सपोज जो वैक्सीनेशन की प्राइस है वो है 300 रुपीज, ठीक है। न्यूज़पेपर में शॉर्टेज की वजह से आया कि अभी ये जो वैक्सीन है ये 3000 की होनी चाहिए, हो जाएगी क्योंकि शॉर्टेज हो रही है इस चीज की और हम लोग इसका प्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं कर पा रहे। ये प्राइस होने वाला है 3000 रुपीज और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन ये वैक्सीनेशन कराना हर पर्सन के लिए जरूरी है। तो जब आप इसको लगवाने के लिए गए किसी हॉस्पिटल में तो किसी हॉस्पिटल में कहा कि किसी ने कि ये जो चार्जेस हो रहा है वो 1000 रुपीज हो रहा है, यानी वो चार्ज कर ले रहे हैं इसका 1000 रुपीज। अब ये बात सोचिए कि अभी लेटेस्ट उसका प्राइस 300 है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि और इंक्रीज होने वाला है और करंट में लोग इसको देखते हुए ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप 1000 रुपीज पे करेंगे या नहीं करेंगे? आपको पता है फ्यूचर में आपको इसी गुड्स के, सेम गुड्स के आपको 3000 रुपीज पे करने हैं, तो करंट में आप इसके 1000 रुपीज पे करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। यानी प्राइस ज्यादा है तो भी आप क्वांटिटी ज्यादा बाय करेंगे ही करेंगे। इसलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मींस ये होता है जब किसी पर्सन को उस गुड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं हो, नॉलेज इन द सेंस कि उसको पता ही नहीं है कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें गुड्स के सब्स्टिट्यूट पता ही नहीं होते तो हम महंगी चीज भी परचेज कर लेते हैं। ऑफ्टन इसमें क्या है कि प्राइस, हाई प्राइस कमोडिटी आर द बेटर देन लो प्राइस कमोडिटी। इग्नोरेंस ये भी मानते हैं कुछ लोग कि अच्छी प्राइस वाली चीज भी थोड़ी अच्छी मिलेगी कंपेयर टू लोग, कुछ लोगों की सोच होती है जैसे प्राइस अगर ज्यादा होंगे तो चीज अच्छी होगी, एक ये भी ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि दे बाय दोज कमोडिटीज whose price are relatively higher than substitute, यानी ये मानते हैं कि अगर ये थोड़ा महंगा है तो ये अच्छा होगा। इग्नोरेंस में हम ये भी ले सकते हैं, यहाँ हम इग्नोरेंस में भी सकते हैं हमें अवेयरनेस ही नहीं हो। अवेयरनेस और इग्नोरेंस वैसे एक अलग अलग टर्म है, लेकिन ये भी इसका एक्सेप्शन है अवेयरनेस। जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, तो नॉलेज नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के छोटे किड्स को भेजूं कि जाओ आप वेजिटेबल्स बाय करके आओ, तो उसे नहीं पता होगा कि इसका प्राइस क्या, और शॉपकीपर क्या पता उसे ज्यादा प्राइस कर ले, ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट को क्या करेगा
कि वो ज्यादा प्राइस भी पे कर जाएगा, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। वैसे बेसिकली यहाँ इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों की ये सोच होती है कि महंगी चीज मतलब अच्छी चीज। नेक्स्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, आप देखिए ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज चल रही है, तो ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज चल रही है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ज्यादा बेड की चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं, ऑक्सीजन की चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं। तो इमरजेंसी के केस में आप क्या सोचेंगे, आपके लिए अभी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे, तो आप कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। यानी अगर अर्थक्वेक की बात करूं या कोई नेचुरल कैलामिटी यानी आपका कोरोना वायरस आ गया, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो इनइफेक्टिव होता है। इनइफेक्टिव मतलब होता है एप्लीकेबल ही नहीं होता है। इसमें ऐसी सिचुएशन में शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज होने के कारण हमें एसेंशियल गुड्स चाहिए तो हम उसका ज्यादा प्राइस करते हैं। लास्ट लॉकडाउन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लोग ऐसे हैवी स्टोर करके रख रहे थे अपने घर में, ज्यादा प्राइस पे करके भी स्टोर करके रख रहे थे। उन्हें लगा था अगर फ्यूचर में अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया तो लोग कंजम्पशन क्या कर पाएंगे, इसीलिए इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो बिकम इनइफेक्टिव होता है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और अगर ज्यादा होने वाला है यानी अगर फैशन में आ गई ये चीज और आप उसका हाई प्राइस भी पे कर देते हैं। The change in fashion trends and taste and preferences of the consumer negates the effect of the law of demand। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवर में है यानी मार्केट में वो चीज अभी नई आई है, बहुत सही चल रही है, बहुत अच्छा दे रही है रिस्पॉन्स, तो उसके हायर प्राइस देने के लिए भी कंज्यूमर रेडी हो जाता है। तो ये सारे के सारे लॉ ऑफ, एक मैंने आपको बैगमैन इफेक्ट नहीं बताया। बैगमैन इफेक्ट मतलब होता है, जैसे मैं स्नोप और बैगमैन की बात करूं, बैगमैन इफेक्ट बोलते हैं, कोई लोग उसको बैगमैन इफेक्ट बोलते हैं। एक बैगमैन है और एक स्नोब इफेक्ट है, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ स्टूडेंट्स। में आपको एक बार बैगमैन इफेक्ट में क्या होता है कि हम ये सोच के चलते हैं कि इसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके घर में एसी है मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए, इसके पास कार है मेरे पास भी कार होनी चाहिए, इसके पास एंड्रॉइड फोन है मेरे पास होना चाहिए। यानी बैगमैन इफेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का करते हैं कि इसके पास अगर कोई चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसलिए प्राइस पे वहां मैटर नहीं करते, हमें वो गुड्स चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन स्नोब इफेक्ट जो था ना वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज गुड वैल्यू बताता है। वो बोलता है अगर इसके पास ये चीज है ना तो मैं ये बिल्कुल नहीं लूंगा, यानी मुझे कोई कॉमन चीज चाहिए नहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों ही एक तरह से आपके लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। फर्स्ट बैगमैन इफेक्ट में सबके पास वो चीज है, वो मुझे भी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं चाहिए अगर इसके पास भी है। और स्नोब अपील की बात करूं, स्नोब अपील में क्या होता है कि अगर सबके पास ही चीज है तो मुझे मतलब एक कॉमन चीज मुझे यूज नहीं करनी। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने स्टूडेंट समझा, लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप बताता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप, एक नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। कैसा रिलेशनशिप? एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। लेकिन अगर इनवर्स मतलब एक नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, लेकिन यही अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है। ये एक ऐसी सिचुएशन बताता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग गुड्स बताए हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ये होते हैं आपके एक्सेप्शन, जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड यानी अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, यानी इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, जबकि एक्सेप्शन जो होते हैं वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। हमने आज लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन कंप्लीट किए। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? गिवन गुड्स था, वेबलन गुड्स थे, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, एक्सेप्शन ऑफ द प्राइस ऑन फ्यूचर्स, इग्नोरेंस की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, चेंज इन प्रेफरेंस एंड चेंज इन फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आगे हम लोगों ने बैगमैन इफेक्ट देखा, और ये लास्ट ही है प्राइस एक्सपेक्टेशन अगर फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं तो भी इस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करी हमने, गिवन गुड्स एंड वेबलन गुड्स, उस पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो उसमें भी अगर वो फेवर में नहीं है, तो अगर कई बार फेवर में अगर चीज जो है ट्रेंड में बहुत ज्यादा